हे गाइस, तो जैसे कि ईएल क्या होता है कि अर्नड लीव होता है ये, जिसकी एडवांस क्रेडिट 15 डेज़ की जुलाई में और 15 डेज़ की जनवरी में की जाती है। ये मिलिट्री ऑफिसर्स और वैकेशन डिपार्टमेंट जो होते हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होता है ना। मंथली ये आपको 2.5 डेज़ की ईएल मिलती है। 6 मंथ को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 डेज़ की ईएल हर मंथ में मिलती है। ये कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ है, यानी कि अगर जुलाई मंथ जैसे चल रहा है तो उसमें अगर 29 से 30 तारीख को भी बंदे ने रिज़ाइन कर दिया या फिर जो है उसकी डेथ हो गई, तो जुलाई की 2.5 डेज़ की ईएल क्रेडिट नहीं की जाएंगी, क्योंकि कैलेंडर मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है जुलाई का। तो ऐसे केस में जो है उसको लीव किस तरह से क्रेडिट की जाएंगी उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि सितंबर में किसी व्यक्ति की डेथ होगी, तो जुलाई और अगस्त की तो उसे 2.5 डेज़ की फुल लीव क्रेडिट कर दी जाएगी, यानी 5 डेज़ की ईएल उसके अकाउंट में डाल दी जाएंगी। और बाकी जो सितंबर मंथ है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि 22 सितंबर को उसकी डेथ हो गई। 30 सितंबर अगर कंप्लीट हुआ था तो उसे 2.5 डेज़ की ईएल मिलती, लेकिन इस केस में अब उसको सिर्फ 5 डेज़ की ईएल ही दी जाएगी। रिटायरमेंट हो, वीआरएस हो, रिज़ाइन हो, डेथ हो, तो जो डे होता है वर्किंग डे, उसको ही वर्किंग डे माना जाता है जिस दिन रिटायरमेंट हो गई, वीआरएस हुआ तो। और अगर वो डिसमिस या रिमूवल का केस है तो उसको वर्किंग डे ट्रीट नहीं किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 30 जून को किसी की रिटायरमेंट हुई, या उसने वीआरएस दिया या रिज़ाइन किया, या उसकी 30 जून को डेथ हो गई, तो उसको वर्किंग डे माना जाएगा। और डिसमिस या रिमूव किया गया तब उसको जो आखिरी डे जिस दिन ऑर्डर निकला है उसको वर्किंग डे नहीं माना जाएगा। मान लीजिए 30 जून को शाम तक उसने काम किया, 5:30 बजे ऑर्डर आया डिसमिस या रिमूव का, तो वो वर्किंग डे ट्रीट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मैक्सिमम ईएल कोई व्यक्ति अपना अकाउंट में कितनी जोड़ सकता है। तो मैक्सिमम कोई व्यक्ति अपने अकाउंट में 300 दिन की ईएल जोड़ सकता है ना। जैसे कि आपको पता ही है कि मान लेते हैं जैसे जनवरी में किसी के अकाउंट में 300 क्रेडिट 31 दिसंबर को हो गई थी, 300 डेज़ की। तो अब जो 1 जनवरी को उसके अकाउंट में जो लीव क्रेडिट की जाएगी वो 300 तो रहेगी प्लस 15, इस तरह से लिखा जाएगा। अब जो वो लीव लेगा व्यक्ति ईएल में से, तो वो पहले 15 में से माइनस होगी, और अगर मान लो उसने 6 डेज़ की लीव ली तो उसके जो अकाउंट है उसमें 300 प्लस 9 रह जाएंगी, है ना। और यहाँ पे ये जो जुलाई मंथ जून मंथ जो है वो कंप्लीट हो गया, तो जुलाई में उसका जो 9 डेज़ जो ईएल बची थी ये आपकी लैप्स हो जाएंगी। इस तरह से इसमें जो है लीव जोड़ती हैं। 300 प्लस 15 चलती रहती हैं। 300 मैक्सिमम कोई बंदा जोड़ सकता है, 300 मैक्सिमम जोड़ सकता है। और जो 15 क्रेडिट होती हैं वो प्लस 15 में चलती हैं। बाद में जब वो रिटायर होता है तो अभी 300 लीव ही इनकैश की जाती हैं। अब ज्वाइनिंग टाइम को देख लेते हैं एक बार। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको जो ट्रांसफ़र हुआ कहीं, और 300 प्लस 15 पहले ही चल रही है ना। तो ऐसे में ज्वाइनिंग टाइम को कैसे उसके अकाउंट में जोड़ा जाएगा। अगर उसने पूरा ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर लिया, ज्वाइनिंग टाइम मिलता है किसी भी पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए, मान लेते हैं कि उसको 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिला। अगर उसने 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर लिया तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसने ज्वाइनिंग टाइम अवेल नहीं किया, 300 डेज़ प्लस 5 उसके अकाउंट में थे, और 10 में से उसने 2 दिन ज्वाइन करने में टाइम लिया, 8 डेज़ जो हैं, 8 डेज़ अभी उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं, वो ईएल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ज्वाइनिंग टाइम में जो टाइम बचता है, जो ज्वाइन करने का टाइम दिया, उसको ईएल में जोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 300 प्लस 5 प्लस अब 10 जो है उसके अकाउंट में जोड़ देंगे, नहीं। वो सिर्फ 300 तक मैक्सिमम ही जोड़ सकता है। अगर 295 है तो 5 उसको 300 कर देंगे, है ना। 300 तक कर देंगे। 292 है तो 8 जोड़ के 300 कर देंगे, लेकिन 300 से ऊपर नहीं करेंगे। मैक्सिमम जो है वो 300 ही हो सकता है। क्वासी परमानेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनके केस में क्या होता है कि उनका रेगुलर अपॉइंटमेंट अगर विदाउट ब्रेक है तो उसकी जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है वहाँ से जो ईएल है वो उसके अकाउंट में जुड़ जाएगी, है ना। इनिशियल अपॉइंटमेंट अगर विदाउट ब्रेक है तो।
रेगुलर अपॉइंट हो गया तो इस केस में मैक्सिमम ईएल कोई व्यक्ति कितने दिन के रह सकता है? तो मैक्सिमम 180 डेज़ की ईएल ग्रांट की जा सकती है, उससे ज़्यादा ग्रांट नहीं की जा सकती। हाँ, 300 डेज़ भी क्रेडिट की जा सकती है, मतलब ग्रांट की जा सकती है उस कंडीशन में जब वो 180 डेज़ तो विद इन इंडिया रहना पड़ेगा उसे, और 120 डेज़ जो बाकी बचे हुए दिन हैं वो जो इंडिया या इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ जो है जैसे भूटान, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, इनके अलावा कहीं स्पेंड करेगा, तब वो 120 डेज़ और एक्स्ट्रा मतलब ग्रांट की जा सकती हैं, 300 तक वो कर सकता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम वील कितनी ग्रांट की जा सकती है उसे। नेक्स्ट है वेकेशन डिपार्टमेंट में किस तरह से ईएल मिलती हैं। आप इसको स्कूल के एग्जांपल समझ सकते हैं, स्कूल में ऑलरेडी वैकेशंस पड़ती हैं, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, तो वहाँ पे ईएल 15 डेज़ की क्रेडिट ना की करके 5 डेज़ की क्रेडिट की आती है ईएल जनवरी में, 5 डेज़ की जुलाई में। अगर उसने वैकेशन पूरा ही अवेल नहीं किया है, मतलब ऑफिस में स्कूल में बुलाया गया और कुछ काम वाम करना पड़ा उसे, तो उसको 30 डेज़ की ईएल कन्वर्ट करके दे दी जाएंगी, 15 जनवरी में, 15 जुलाई में। अगर उसने कुछ डेज़ पार्ट में अवेल किए वैकेशन के और कुछ दिन उसको ऑफिस जाके काम करना पड़ा, तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि 10 तो ईएल दे देंगे उसे सीधी सीधी, और जो पार्ट वेकेशंस हैं उसके प्रोपोर्शन में 20 डेज़ के प्रोपोर्शन में दे दिया जाएगा उसे। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को 15 डेज़ से ज़्यादा वेकेशन अवेल करने से रोका जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उसे 30 दिन की ईएल जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी। तो उसकी फुल वैकेशन अगर अनअवेल्ड है तो 30 डेज़ की ईएल में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। और अनअवेल ऐसे नहीं कि वो कहने लग जाए कि जी मैं अब ऑफिस आऊँगा तो मेरे को ईएल में कन्वर्ट कर देना, ऐसा नहीं। जब कोई हायर अथॉरिटी उसे डायरेक्ट करे कि आप पार्ट में या फुल में अपनी वैकेशंस जो है इधर आना, ऑफिस आके काम करना है, तब उस कंडीशन में ही ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है कि वैकेशंस को कंबाइन कैसे करते हैं। तो वैकेशन कंबाइन किसी भी लीव के साथ हो सकती है और मैक्सिमम ड्यूरेशन वही है 180 डेज़ कंबाइन कर सकते हैं वैकेशन के साथ, और 300 वाला वही कि नेबरिंग कंट्रीज़ के अलावा कहीं और स्पेंड किया हो 120 डेज़। इसका आप सीएल भी कंबाइन कर सकते हैं, स्पेशल कैजुअल लीव या आरएच भी कंबाइन कर सकते हैं वैकेशंस के साथ, और जो अनअवेल ज्वाइनिंग टाइम जो है वही ईएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब टीचर्स के साथ क्या हुआ कि 20 डेज़ की एचपीएल उन्होंने कहा कि एचपीएल ना दे के उन्हें 10 डेज़ की ईएल दे दी जाए सालाना, तो यहाँ पे उन्हें 10 डेज़ की ईएल पर ईयर एक्स्ट्रा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हाफ पेड लीव। तो हाफ पे लीव परमानेंट को और साथ ही क्वासी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी दी जाती है, और इसके क्रेडिट जो है वो एडवांस कर दिया जाता है 10 डेज़ जनवरी में, 10 डेज़ जुलाई में, और इसका मंथली जो बनता है वो 5/3 या 10/6 कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, जैसा ईएल के केस में था। फिर बाकी तो सेम ही है। हाँ, इसका ग्राउंड जो है ऐसा नहीं है कि हाफ पे लीव मेडिकल पे जाते, पर्सनल या प्राइवेट अफेयर्स पे भी आप एचपीएल को अवेल कर सकते हैं। सैलरी इसमें हाफ सैलरी मिलेगी। क्वासी परमानेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको एचपीएल सैंक्शन जो है लीव सैंक्शन अथॉरिटी करता है, और वो ये सोच के करता है कि वो रिटर्न टू ड्यूटी करेगा। अगर परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई तो उसे एचपीएल ग्रांट की जाती है। नेक्स्ट है कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव जो है मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे और फिटनेस सर्टिफिकेट के आधार पर दी जाती है। 2 डेज़ का एचपीएल जो है एक कम्यूटेड लीव बनाता है। एक कम्यूटेड लीव बनने के बाद उसको फुल लीव सैलरी दी जाती है। अगर वो 2 एचपीएल को कंबाइन कर दे तो एक कम्यूटेड लीव, जिसके बदले में फुल लीव सैलरी मिलेगी। इसके लिए वो इलनेस होता है, अगर कोई बीमारी हो गई तो उस केस में वो कम्यूटेड लीव ले सकता है, और ये लीव सैंक्शन अथॉरिटी से सैंक्शन करेगा। 3 दिन की अगर उसको
कम्यूटेड लीव लेनी है तो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लीव ऑन इलनेस ली जाती है और मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट 3 दिन में तो नहीं पड़ती, लेकिन अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो उस केस में भी वह लीव वो मेडिकल सर्टिफिकेट मांग सकता है। इसके लिए डॉक्टर जो है रेस्ट लिखेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, और वह यह भी लिखेगा कि ये फिट है अब सर्विस ज्वाइन करने के लिए। हाँ, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट भी HPL ली जा सकती है, कम्यूटेड लीव ली जा सकती है। 60 डेज़ जो है वो इन कॉन्टिन्यूएशन विद मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव और चाइल्ड एडॉप्शन लीव, इस केस में 60 डेज़ कंटिन्यूएशन में विदाउट एनी मेडिकल सर्टिफिकेट। और 90 डेज़ ली जा सकती है कम्यूटेड लीव इन केस ऑफ स्टडी लीव। स्टडी लीव के केस में भी मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है 90 डेज़ के केस में। हाँ, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने रिज़ाइन मार दिया, VRS ले लिया कम्यूटेड लीव के दौरान ही, तो उसको HPL में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और लीव सैलरी की रिकवरी की जाएगी। यदि डेथ हो गई या VRS लिया मेडिकल सर्टिफिकेट पे, तब रिकवरी नहीं की जाएगी। अब मेडिकल सर्टिफिकेट कौन देगा, मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट? तो देखिए, गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में अगर वो हेडक्वार्टर पे या आउटसाइड हेडक्वार्टर, तो गवर्नमेंट डॉक्टर उसे मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट देगा। अगर नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो हेडक्वार्टर पे तो गवर्नमेंट डॉक्टर, आउटसाइड हेडक्वार्टर विद इन इलनेस अगर हुई है तो उसको विद इन 8 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा उससे लेना पड़ेगा। अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है विद इन 8 किलोमीटर, तो जो भी रजिस्टर्ड प्राइवेट प्रैक्टिशनर है उससे वह ले सकता है। मेडिकल सर्टिफिकेट इन लोगों के भी वैलिड है, CGHS, स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे, PGI, एम्स, जिपमर, पुडुचेरी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, किसी का भी मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट जो है मान्य होता है। हाँ, अगर ऐसा एरिया जहाँ पे नॉन CGHS है तो ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो आपको मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट देता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह चाहे तो सेकंड मेडिकल ओपिनियन सिविल सर्जन या स्टाफ सर्जन से ले सकता है। नेक्स्ट देखेंगे लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू एक तरह का लोन है या एडवांस है HPL का ही। HPL आपको लोन पे दे दी जाती है। अगर आपके अकाउंट में जैसे HPL नहीं है, HPL 0 हो चुकी है, तो उस केस में लीव नॉट ड्यू दी जाती है। और किन किन को मिलती है? परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को, क्वासी परमानेंट, टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि लीव नॉट ड्यू HPL का एक लोन वर्जन है। ठीक है, मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो मैक्सिमम 360 डेज़ ले सकते हैं पूरी सर्विस में। ठीक है, और ये तब दी जाती है कि जब लगता है कि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को कि ये बंदा फ्यूचर में HPL अर्न करेगा। तो जैसे कि मान लो किसी की 20 ईयर्स की सर्विस रह रही है, 10 साल की सर्विस रह रही है, 50 साल हो चुके हैं और वो बीमार है कि ज्वाइन नहीं कर पा रहा, उसका HPL भी 0 हो चुकी है, इस तरह से अगर हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है तो उसको 200 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी 10 साल की सर्विस बच रही है, तो 10 साल में सिर्फ वो 200 ही HPL जो है अर्न करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए HPL उसे ग्रांट की जाती है। लीव नॉट ड्यू के दौरान जो सैलरी दी जाती है वो हाफ सैलरी दी जाती है। हाँ, अगर लीव नॉट ड्यू उसने अर्न करने से पहले ही, HPL अर्न करने से पहले ही VRS ले लिया या रिज़ाइन कर दिया, तो उसको जो है HPL में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और अगर उसने अर्न नहीं करी है, लीव नॉट ड्यू जो है अगर HPL अर्न नहीं करी है उसने, तो उसकी लीव सैलरी की रिकवरी की जाएगी। हाँ, लेकिन अगर ऐसा केस हुआ कि डेथ हो गई उसकी, या फिर उसने रेजिग्नेशन दिया मिडिल ग्राउंड पे, तो उस केस में रिकवरी नहीं की जाएगी। ठीक है, डेथ हो गई, VRS ले लिया मेडिकल सर्टिफिकेट पे, या फिर उसको जो है 56G के अंडर रिटायर कर दिया गया, तो उस केस में भी उसको जो है रिकवरी नहीं की जाएगी। अदरवाइज़ उसने ऐसे ही VRS ले लिया, रिज़ाइन कर दिया, तो लीव नॉट ड्यू कैंसिल कर देंगे और VRS रेजिग्नेशन केस में इमीडिएट इफेक्ट से उसकी लीव सैलरी जो है वो रिकवरी की जाएगी फ्रॉम द डेट जब से उसने लीव नॉट ड्यू लिया है।
जैसे हमने देखा था एचपीएल जो 2 एचपीएल मिलाकर हाफ, वो 2 एचपीएल मिलाकर उसे जो है कम्यूटेड लीव में चेंज करते थे मेडिकल सर्टिफिकेट पे, जिसके बदले में उसे पूरा एक दिन फुल डे की सैलरी मिलती है, जबकि एचपीएल के केस में हाफ डे सैलरी मिलती है, लीव नॉट ड्यू के केस में भी हाफ सैलरी मिलती है ना। यानी कोई बंदा अगर 30 दिन छुट्टी पर रहा तो अगर उसने 2 एचपीएल मिलाकर एक कम्यूटेड लीव बना दी है तो उसे 60 दिन के एचपीएल पे 30 दिन की सैलरी मिल जाएगी। लेकिन अगर एचपीएल ही लिया उसने 30 दिन का खाली, तो उसको 15 दिन की ही सैलरी दी जाती है। 30 दिन का एचपीएल लिया तो हाफ सैलरी मिलेगी। ऐसे लीव नॉट ड्यू के केस में होता है। लीव नॉट ड्यू के केस में क्या होता है कि उसको हाफ सैलरी की पेमेंट की जाती है। नेक्स्ट है फिर लीव नॉट ड्यू भी उसी तरह से एचपीएल की तरह ही कंटिन्यूएशन ले सकते हैं। 60 दिन की आप मैटरनिटी लीव, चाइल्ड अडॉप्शन लीव या चाइल्ड केयर लीव के कंटिन्यूएशन में ले सकते हैं फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को, है ना। ये सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को भी इस तरह से विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट 60 डेज़ की मिल सकती है। फिर नेक्स्ट है फिर लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। देखो जैसे किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की रिटायरमेंट आ रही है तो 300 दिन का वो छुट्टी जा सकता है ताकि गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। मैक्सिमम 100 डेज़ की ले सकता है ईएल और एचपीएल मिलाकर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 300 डेज जब वो ईएल पे रहेगा, छुट्टी पर रहेगा, तो सिर्फ सरकार को जो है पैसा जो सिर्फ देना पड़ेगा वो 30 दिन का देना पड़ेगा अंत में। ईएल अर्न करेगा 15 दिन की, 30 दिन की, तो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, है ना। डेट ऑफ रिटायरमेंट अगर वो लीव पे रहता, ज्वाइन नहीं करता अपने फिर डिपार्टमेंट को, 300 दिन की छुट्टी लेके गया, तो पार्ट ऑफ लीव माना जाएगा, उस लीव सैलरी दी जाएगी उस टाइम की, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है फिर लीव्स एनकैशमेंट। देखो लीव कितनी इनकैश की जाती है, तो जितने आप लोग सर्विस में, आपको पता ही होगा कि जब एलटीसी पे कोई बंदा तो वो 10 डेज़ की ईएल इनकैश कर सकता है, अप टू 10 डेज़, है ना। वो ऐसा कंपलसरी नहीं 10 डेज़ की ही लीव ले, उससे कम भी ले सकता है सेल्फ के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो अप टू 10 डेज़ एलटीसी के दौरान वो लीव इनकैश कर सकता है। लेकिन कंडीशन है इसकी कि जब वो लीव इनकैशमेंट कर रहा है तो उसके अकाउंट में लीव और लीव इनकैशमेंट मिलाकर एटलीस्ट 30 डेज़ की ईएल उसके अकाउंट में होनी चाहिए। लेने के बाद, मतलब लीव इनकैशमेंट और लीव ले ली, उसके बाद उसके अकाउंट में 30 डेज़ की ईएल बच रही हो। ऐसा नहीं 10 दिन की उसने लीव इनकैशमेंट ले ली, 2 दिन की लीव ले ली और पता चल रहा है कि उसके अकाउंट में ही जो है 42 लीव थी या 40 लीव ही थी, तो यहाँ से 10 2 बार 28 जब छुट्टी बचेंगी तो ऐसे केस में उसको लीव इनकैशमेंट नहीं दिया जाएगा। इन दोनों को घटाने के बाद उसके अकाउंट में कम से कम 30 डेज़, मिनिमम 30 डेज़ होने ही चाहिए। तो कम से कम यहाँ 42 डेज़ तो होने ही चाहिए थे। दोनों को काटने के बाद 30 डेज़ की ईएल उसके अकाउंट में शेष बच रही हो तभी उसे मिलेगी। मैक्सिमम कितनी ले सकता है वो पूरी सर्विस में? 60 डेज़ ईएल ले सकता है, ठीक है। पूरी सर्विस में मैक्सिमम 60 डेज़ की ईएल वो इनकैश कर सकता है। 300 तो वहाँ इनकैश कर सकता है रिटायरमेंट टाइम पे, है ना, और 60 डेज़ की जो है वो एलटीसी के दौरान लीव इनकैश कर सकता है। अब यहाँ पे लोगों को एक डाउट आता है कि 60 दिन की अगर उसने छुट्टी लीव इनकैशमेंट कर ली एलटीसी के दौरान, तो क्या उसको रिटायरमेंट के टाइम पे सिर्फ 240 डेज़ की ईएल मिलेगी? कंफ्यूज करता है वो क्वेश्चन इस तरह का देके। तो नहीं, किसी तरह का इसको माइनस प्लस नहीं किया था। 300 डेज़ वहाँ होगा, उसने अगर 60 डेज़ की ली है तो इसका पैसा अलग मिलेगा। अगर उसने 10 दिन ली है तब भी इतना ही लीव इनकैशमेंट 300 डेज़ का ही तब भी मिलेगा, ठीक है। 10 ले चाहे 60 ले, कोई माइनस प्लस नहीं होता। 300 ये अलग है और ये लीव इनकैशमेंट 60 डेज़ का ये अलग है। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू गाइस।